जब से लूफी ने गियर 5 को अचीव करा है, लोग उसे लूफी कम और जॉय बॉय ज्यादा कहते हैं। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये जॉय बॉय था कौन और ये इतना हाइप क्यों है? तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर ये बात जान लो कि जॉय बॉय वन पीस को पाने का एक लौता रास्ता है। अगर आपको वन पीस का असली सच जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जॉय बॉय, उसके क्रू और वन पीस के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जॉय बॉय था कौन और ये बंदा इतना फेमस क्यों है? तो अपना जॉय बॉय वॉइड सेंचुरी के दौरान एग्जिस्ट करता था। सो बेसिकली वॉइड सेंचुरी 100 ईयर का टाइम पीरियड है जो हिस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गया। और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो वन पीस वर्ल्ड को चलाती है, उसने वॉइड सेंचुरी से रिलेटेड सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर एक चीज जो वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए वो थे पॉनिग्लिफ। ये बड़े से ब्लॉक जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिस पर कोई मिस्टीरियस लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और पूरी दुनिया में एक लौती बंदी जो इसे रीड कर सकती है वो अपनी निको रॉबिन। और रॉबिन की वजह से अपने को सबसे पहली बार जॉय बॉय का नाम सुनने को मिला चैप्टर 628 में, जब वो फिशमैन आइलैंड पे पॉनिग्लिफ को रीड करती है, जिसमें लिखा होता है एक प्रॉमिस के बारे में जो जॉय बॉय और पोसाइडन 800 साल पहले करा था। अगर तुम लोगों को पोसाइडन नहीं पता तो वो है ये प्रिंसेस और ये 3 एंशिएंट वेपन में से एक है। और अगर उस प्रॉमिस की बात करें तो वो जॉय बॉय और पोसाइडन के बीच में कुछ ऐसा था कि पोसाइडन अपनी पावर का यूज करके सारे सीकिंग को कमांड देके इस नोवा नाम की शिप को लैंड पिलाना था, पर किसी वजह से जॉय बॉय अपनी तरफ का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। सो अगर बात करें तो ये पॉनिग्लिफ एक टाइप का अपॉलॉजी लेटर था जो जॉय बॉय ने पोसाइडन के लिए छोड़ा था। और अगर पूरे वन पीस में बात करें तो सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो जॉय बॉय के एरा से अभी तक जिंदा है, जिसमें से एक है ये हाथी जुनेशा जो 35 किलोमीटर बड़ा है। और तो और मिंग्स ने इसके ऊपर अपना घर बसा रखा है। और लूफी जब पहली बार गियर 5 में कन्वर्ट हुआ था तो जुनेशा ही था जिसने लूफी को जॉय बॉय बोला था। और इसने अपने लूफी से कम्युनिकेट करता है पावर के थ्रू, जिसे कहते हैं वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। इस पावर की वजह से ही रॉजर भी पॉनिग्लिफ को रीड कर पाया था। और अपने इस हाथी ने कुछ कुकर्म करते जिसकी वजह से भटक रहा है। सेकंड जो बंदा जॉय बॉय के एरा से अभी भी इस एरा में एग्जिस्ट करता है वो है ये बड़ा सा रोबोट जो सिर्फ एक बार उठा, जॉय बॉय से सॉरी बोला और फिर सो गया। कहा जाता है कि इस रोबोट को 900 साल पहले बनाया गया था वॉइड सेंचुरी के दौरान, पर इसको क्यों बनाया गया था वो रीजन अभी भी अननोन है। जब लूफी का ड्रम्स ऑफ लिबरेशन ये सुनता है तो उसके बाद ये भी जाग जाता है। और अगर थ्योरीज के माने तो इसकी अभी एबिलिटी अननोन है, पर ये रेड लाइन को पूरा क्रॉस कर गया था मैरिजो को अटैक करने के लिए, पर इसकी एनर्जी खत्म होने की वजह से ये कुछ खास डैमेज कर नहीं पाया। और थर्ड बंदी जो उस एरा से अभी तक एग्जिस्ट करती है वो है इमुसामा। अब मुझे पता नहीं कि ये बंदी है कि बंदा है, पर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वन पीस के रीसेंट चैप्टर 1115 में ये रिवील हुआ कि इमू और जॉय बॉय के बीच 800 साल पहले एक वॉर हुई थी। और कहा जाए तो ये वॉर बिटवीन मरीन्स एंड अ पायरेट थी, जिसमें इमू के साथ 20 अदर नेशन है जिनको अलायंस कहा जाता था। इस वॉर में अपना जॉय बॉय हार जाता है, पर वो कैसे हारता है इसका रीजन तो रिवील नहीं है, पर थ्योरीज के अकॉर्डिंग उसके क्रू मेंबर्स ने उसको बैकस्टैप कर दिया था। और कहा जाता है कि वो वॉर इतनी घमासान थी कि उस वॉर ने सी लेवल को 200 मीटर तक ऊपर कर दिया था। और जो अपना वन पीस वर्ल्ड है वो काइंड ऑफ पार्ट था वॉइड सेंचुरी का, जो कि अब सिर्फ एक कॉन्टिनेंट बन के रह गया, क्योंकि बाकी का एरिया उस वॉर की वजह से सारा डूब गया। और इस वॉर में इतनी तबाही इसलिए मच पाई क्योंकि इस वॉर में एक एंशिएंट वेपन का यूज हुआ था जो अभी भी इस वन पीस वर्ल्ड में कहीं पे एग्जिस्ट करता है, जिसकी अथॉरिटी सिर्फ इमुसामा के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लूफी का डर्ल फ्रूट जो पहले गोमो गोमो नोमी था उसको अब सन गॉड निका डर्ल फ्रूट बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो अगर बात करें तो जॉय बॉय फर्स्ट ओनर था गॉड निका डर्ल फ्रूट का। और थ्योरीज के अकॉर्डिंग सन गॉड निका डर्ल फ्रूट वन ऑफ द 4 गॉड डर्ल फ्रूट में से एक आता है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट डर्ल फ्रूट है जो वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि ओडा के अकॉर्डिंग वॉइड सेंचुरी के बाद ही बाकी सारे डर्ल फ्रूट एग्जिस्टेंस में आए हैं। और वर्ल्ड गवर्नमेंट शुरू से ही गॉड निका डर्ल फ्रूट को हथियाना चाहता है, पर निका डर्ल फ्रूट अपनी खुद की विल कैरी करता है और ये अपना ओनर खुद चुनता है। तो शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट से पा नहीं पाई। और कहा जाता है जो ट्रेजर वन पीस सब लोग ढूंढ रहे हैं वो जॉय बॉय नहीं छोड़ा है। और ये बात अपने गोल्डी रॉजर ने कंफर्म भी कर दी कि जब वो फाइनल आइलैंड मींस लाफ्टेल पे पहुंचा तो वहां पर उसे वन पीस के साथ साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट और वॉइड सेंचुरी का सच भी पता चल गया था, जिसके बाद अपना गोल्डी रॉजर बोलता है कि काश वो भी उस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर पाता। और उसने एक और चीज बोलती कि वो लाफ्टेल पे बहुत ज्यादा जल्दी आ गया, मींस वो लाफ्टेल पे 20 साल पहले आ गया। और शायद उसे वहां पर एक सच पता चल गया था कि अगर तुम्हें वन पीस चाहिए तो जॉय बॉय को वापस आना होगा और वो 800 साल बाद आएगा। और ये बात अपन सबको पता चली ओडन की वजह से। इनफैक्ट कोजुकी क्लैन ने ही एंशिएंट टाइम में पॉनिग्लिफ को लिखा था। और जब ओडन को पता चला कि जॉय बॉय 20 साल बाद आने वाला है तभी उसने वानो के बॉर्डर्स को ओपन कर दिया ताकि जॉय बॉय को वो वेलकम कर सके। और वो हुआ भी जब लूफी ने गियर 5 को अचीव करा जो उसके डर्ल फ्रूट की अवेकनिंग थी। और तभी अपने को पता चला कि ये गोमो गोमो डर्ल फ्रूट की सन गॉड निका डर्ल फ्रूट है। और ये सब हुआ अभी तो किसके सामने? अपने काइडो के सामने, जो शुरू से ही जॉय बॉय से लड़ना चाहता था। और कहा जाता है कि काइडो ने वानो को अपना बेस इसलिए चुना क्योंकि उसको पता था कि जॉय बॉय सबसे पहले यहीं दिखेगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जॉय बॉय के क्रू में कितने लोग थे और वो कौन कौन थे? तो जॉय बॉय के क्रू में टोटल 12 लोग थे और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लूफी के क्रू में भी एट द एंड 12 मेंबर्स होंगे। बात करते हो 12 लोग थे कौन कौन? तो फर्स्ट अपना आती है कोजुकी टोकी जो अपने ओडन की बीवी थी। जब वो 26 साल की हुई तब
वो अपने डेविल फ्रूट का यूज करके फ्यूचर में आ गई 30 साल पहले करंट टाइम से, जहाँ वो ओडन से मिली, शादी करी, बच्चे करे, उसके बाद वो जल के मर गई ओडन कैसल में। और मैं 200% श्योर हूँ कि ये उसका प्लान नहीं था। शायद वो फ्यूचर में उस दिन पे आना चाहती है जब जॉय बॉय वापस आ रहा था। मींस जॉय बॉय ने पहले बोला था कि वो 800 साल बाद वापस आएगा, और तोकी फ्यूचर में शायद इसीलिए आई थी क्योंकि वो जॉय बॉय की मदद करना चाहती थी उसका ड्रीम अचीव करने में। आफ्टर जॉय बॉय एंड तोकी जो थर्ड और फोर्थ मेंबर उसके क्रू में थे वो थे इमू सामा और अपना जुनेशा। इमू सामा जो अभी वन पीस की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक कैरेक्टर मानी जा रही है। यही वो बंदी है जिसने 800 साल पहले वॉर को स्टार्ट करा, जॉय बॉय को धोखा दिया, और शायद इसी की वजह से जुनेशा दर-बदर भटक रहा है। और इमू कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा तुम इसी से लगा सकते कि पांचों गोरों से मेंबर जिसका लूफी बाल भी बाका नहीं कर पाया था, वो पांचों उसके सामने झुकते हैं। और अगर हम जुनेशा की बात करें तो यही वो पहला बंदा था जिसने अपने को बताया था कि लूफी ही जॉय बॉय है। और आई थिंक जुनेशा और इमू का बहुत ही गहरा कनेक्शन, बिकॉज अगर तुम लोगों ने नोटिस करो तो इन दोनों की आईज लगभग सेम ही है। बाकी जैसे वन पीस की मांगा आगे बढ़ती जा रही है वैसी इमू के राज खुलते जा रहे हैं। जॉय बॉय की टीम का फिफ्थ मेंबर है आयरन जेट। इसको 900 साल पहले बनाया गया था, पर इसको बनाने का रीजन अभी भी अननोन है। पर ये 200 साल पहले फिर से अपीयर हुआ। इसने रेड लाइन के ऊपर चढ़ाई करी ताकि ये मैरी जो के ऊपर अटैक कर सके, पर उससे पहले ये कुछ डैमेज करता, इसकी एनर्जी खत्म हो गई। पर अभी वन पीस के रिसेंट चैप्टर में ये लूफी के ड्रम्स ऑफ लिबरेशन सुन के वापस उठ जाता है और लूफी को सॉरी बोलता है और वापस बेहोश हो जाता है। पर अकॉर्डिंग टू थ्योरीज इसको जो चीज पावर देती है वो है मदर फ्लेम, पर वो कैसे ये अभी भी अननोन है। और थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो अभी क्रू में 6 मेंबर एक लुनारियन होगा। सो बेसिकली वॉइड सेंचुरी के टाइम पे लुनारियंस को गॉड माना जाता था और वो सब लोग रेड लाइन पे रहा करते थे। पर वॉइड सेंचुरी की वॉर के दौरान वो सब लोग मर गए, वर्ल्ड एक्सटिंक्ट हो गए। बस एक ही नोन लुनारियन रह गया, वो था अपना किंग। नेक्स्ट 5 मेंबर जो जॉय बॉय क्रू में थे वो थे 5 गोरोसेई मेंबर। कहने को तो ये लोग एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, पर इनके ड्रेसिंग सेंस से तुम्हें ये लगे मर गए, वर्ल्ड एक्सटिंक्ट हो गए। बस एक ही नोन लुनारियन रह गया, वो था अपना किंग। नेक्स्ट 5 मेंबर जो जॉय बॉय क्रू में थे वो थे 5 गोरोसेई मेंबर। कहने को तो ये लोग एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, पर इनके ड्रेसिंग सेंस से तुम्हें ये लगेगा नहीं। और तुमने एक और चीज नोटिस करी होगी कि इन पांचों की हाइट बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी है। और तो इनके पास जो पावर है उसका भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि वो उनको कहां से मिली। मेरे अकॉर्डिंग इमू सामा की हेल्प करने के लिए मींस 800 साल पहले जो वर्ल्ड सेंचुरी की वॉर थी उसमें इन लोगों ने इमू की हेल्प करी होगी, जिसके बाद इमू ने इनको ये पावर दी है। इनकी पावर देख के तो लगता है कि इनका डल फ्रूट मिटिकल जॉन टाइप का डल फ्रूट होगा, पर ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इनके पास ना ही कोई डल फ्रूट की पावर है ना ही कोई हाकी की पावर है। ये कुछ डिफरेंट पावर है जो इनको इमू के साथ कोई ट्रेड करने पे मिली है। अब आते हैं जॉय बॉय क्रू के 12th और लास्ट मेंबर पे। वो बेसिकली कोई इंसान नहीं है, वो एक काइंड ऑफ जॉय बॉय का वेपन होगा, जैसे अपने बिग मॉम के पास ज़्यूस और प्रोमेथियस थे। और तुमने अगर जॉय बॉय की ओल्ड फोटोज को देखा हो तो उसमें तुम लोगों को दिखेगा कि वो अपने दोनों हाथ में एक एक वेपन कैरी कर रहा है। पर ये आज तक रिवील नहीं हुआ कि क्या लूफी भी वो वेपन कैरी करेगा। वीडियो के एंड में मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि जैसा अपने जॉय बॉय को इमू ने डिच करा वैसे ही क्या अपने लूफी को भी एट द एंड कोई धोखा देगा, और अगर वो देगा तो वो कौन होगा? क्योंकि जॉय बॉय को धोखा देने वाली अपनी इमू थी जो उसके सबसे क्लोजेस्ट मान जाती थी, और लूफी के सबसे क्लोजेस्ट अपना जोरो है। तो क्या ये पॉसिबल है कि जोरो एट द एंड लूफी को धोखा दे दे, क्योंकि अपना जोरो पायरेट बनने से पहले पायरेट हंटर था, और क्या पता वो लूफी की पायरेटिंग बनने का वेट कर रहा हो ताकि वो उसे तब हरा सके। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सलाम।